हेलो एवरीवन, आई एम अमन कुमार एंड देखो बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स के बारे में, एंगल ऑफ डिक्लिनेशंस एंड एंगल ऑफ डिक्यू फाइंड आउट की थी हमने, जिसमें एक को मैंने डेल्टा से शो किया था, एक को थीटा से शो किया था। अभी देखो, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एसएचएम के बारे में डिस्कस करेंगे। किसका? इसमें मैग्नेटिक डायपोल है। एसएचएम की वैल्यू निकालेंगे, जो आपका टाइम पीरियड होता है उसका एक्सप्रेशन आएगा। देखिए, स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। जब भी आप किसी भी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक डायपोल को, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जब मैंने यहाँ पर एक आपका बार मैग्नेट लिया है जिसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m और स्मॉल m से शो की है मैंने, दो स्मॉल m ये इसकी पोल स्ट्रेंथ होती है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है पोल के बीच का, दैट इज 2l या 2a भी दे सकते हैं। यहाँ पर द सेपरेशन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल इज 2l। उसके बाद आप बात देखिए, अगर मान लो ये जो आपका मैग्नेटिक डायपोल है, इसको मैं किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, और देखो ये मैंने बीसी शो किया है, ये भी आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जैसे आपने बार मैग्नेट को रखा, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पोल्स हैं वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे कि ये रहा फोर्स एंड ये फोर्स, दोनों मैंने डायरेक्शन शो कर रखी है। ये आपका फोर्स है, ये और एक फोर्स आपका ये। टू फोर्सेस यहां पर एक्ट कर रहे हैं एट द बोथ पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के ऊपर आपके दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब इन फोर्स के कारण जो मैं दिखाई दे रहा, तो मैंने ग्रीन सर्कल से शो किए हैं। अब इन दोनों फोर्सेस के कारण आपका जो बार मैग्नेट है वो अपनी मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन बोले तो अभी फिलहाल जिस स्टेबल कंडीशन में फिलहाल ये, इससे अनस्टेबल होकर मीन पोजीशन को डिस्टर्ब करेगा। और अगर जिस पोजीशन को डिस्टर्ब करेगा उसके लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल रहेगा, दैट इज टॉर्क। क्या टॉर्क में लिखा हूं, टाउ से शो करते हैं इसको। इस टाउ के कारण ये जो आपका बार मैग्नेट है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। और चेंज भी क्या करेगा, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको अलाइन करने की कोशिश करेगा। बार मैग्नेट को, जो टॉर्क बार मैग्नेट पे एक्ट कर रहा है, वो बार मैग्नेट को ट्राई करेगा कि इस पोजीशन से डिस्टर्ब होकर मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाए। तो सपोज करो आपका जो बार मैग्नेट है दैट हैज बीन अलाइंड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपका जो ये बार मैग्नेट अलाइन हो चुका है। ओके, अब देखना, अब मान लो इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन होने के बाद मैं इस बार मैग्नेट को d थीटा एंगल से, क्या d थीटा एंगल से इसकी मीन पोजीशन से, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिस पोजीशन पर ये अलाइन हो चुका है ना मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, उस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होने के बाद मान लो मैं d थीटा एंगल से डिस्टर्ब करता हूं, रोटेट करता हूं d थीटा एंगल से, तो जो आपका बार मैग्नेट रहेगा, जैसे मैं टॉर्क लगाकर इसको इसकी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से रोटेट करवाऊंगा, तो यहां पर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा। और बेटा वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा कि आपका जो बार मैग्नेट है इसको दोबारा से रीगेन पोजीशन करवाने की ट्राई करेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो सपोज करो जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसका आपको पता है क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल्स। तो मैंने जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये आपका कैपिटल M, इसको मैंने लिख दिया है m into 2l। 2l क्या है आपका, ये सेपरेशन है, यहां से यहां तक का सेपरेशन है 2l। यहां तक क्लियर है? अब देखो जो टॉर्क लगने वाला है, जो टॉर्क लगेगा किस पे, जो आपका मैग्नेटिक जो मैंने डायपोल होता है, इस पे जो टॉर्क लगेगा, जो इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को जो डिस्टर्ब करने के लिए रिस्पांसिबल है, जो टॉर्क, उसका जो एक्सप्रेशन दैट इज md sin थीटा, हम ऑलरेडी पहले भी इसको निकाल चुके हैं। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, जो आपका टो है उसका जो फॉर्मूला होता है आपने 11th में भी पढ़ा होगा, दैट इज I into अल्फा। I आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ये मैंने अपने पास से नहीं लिखा है, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आपका है, यहां पर आपका I इज द, मैं लिख देता हूं यहां पर I is the moment of inertia। ये
पहले डिस्कस 11 में कर चुके हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है बेटा, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। हमने अल्फा की जो वैल्यू है i into अल्फा, टो की जो वैल्यू है i into अल्फा, मैंने क्या किया, इस टो की वैल्यू को यहां पुट कर दिया, यहां पर इस इक्वेशन नंबर मैं इसको फर्स्ट बोल देता हूं। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने टो की वैल्यू जस्ट पुट किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। जैसे मैं टो की वैल्यू को यहां पर पुट करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, i is the moment of inertia, alpha is the angular acceleration that will equal to md sin theta, md sin theta। एंड सपोज जो आपका एंगल था थीटा एंगल जिसे मैंने डिस्प्लेस किया था उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वो सपोज करो वेरी वेरी स्मॉल है, जो आपका एंगल है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो मैंने क्या किया, sin थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया है, थीटा ले लिया है। जो आपका sin थीटा था वो मैंने ऑलमोस्ट इक्वल थीटा ले लिया। मैं फिर बता रहा हूं, जो आपका बार मैग्नेट है, जो मैग्नेटिक डाइपोल है, इस पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लगा है, टॉर्क ट्राई करेगा क्या करने की, जो आपका बार मैग्नेट है इसको मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन करने की ट्राई करेगा, उसी की डायरेक्शन में सेटअप करने की ट्राई करेगा। और वहां पर जो एंगल आएगा, जो मैंने डी थीटा लिया था, डी थीटा एंगल मान लो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, तो जो उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आएगा वो ट्राई करेगा कि आपका जो बार मैग्नेट है वो रीगेन कर ले अगेन कौन सी, स्टेबल कंडीशन को। समझ गए? तो ये एंगल था डी थीटा, उसको काफी स्मॉल था, मैंने sin थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा ले लिया यहां पर। अब देखना बात, जो आपका यहां पर देखो sin थीटा था, इस sin थीटा की वैल्यू क्या लिख दिया था, m b sin को मैं कैंसिल कर दिया था, जस्ट थीटा लिख दिया है। I is the moment of inertia, alpha is the angular acceleration, m क्या m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को स्मॉल m से शो करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M से शो करते हैं। B is the external magnetic field and theta just a angle by which it just rotate on its axis। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब एक बार देखो, यहाँ पर मैं अल्फा की वैल्यू ले लेता हूँ, that will be md theta by moment of inertia। यहाँ पर आपके पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, ये आपका अल्फा आ चुका है, अल्फा। ओके, इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया है। आपको पता है रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन इन ए सर्कुलर मोशन, द सर्कुलर पाथ के अंदर जो आपका रिलेशनशिप आता है, दैट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है आपकी, मैं यहां लिख देता हूं, एंगुलर वेलोसिटी। और अगर मैं सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर आप थीटा भी ले सकते हैं। थीटा आपका क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ये सारे जो आपका पार्टिकल है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जब सर्कल में सर्कुलर मोशन करता है उस दौरान ये डिफरेंट 11 मेटामोलॉजी पढ़ चुके हैं सारे, नहीं लिखी मैंने। अब देखना, तो मैंने यहां पर वैल्यू लिखी थी कहां पे, ये अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, कुछ भी नहीं किया मैंने। यहां पर देखो, यहां पर अल्फा की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं इसको, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है आपकी। अब मैंने क्या किया है कि ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा है, इस जगह पे जो ये अल्फा की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, और मैं ये कर दूं, यहां से कर देता हूं इसको इधर ही से। ये जो आपकी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, मैंने जस्ट इक्वेशन नंबर 2 पे पुट किया है। इसको जैसे पुट करेंगे तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, जो आपकी ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट वाला पार्ट आ जाएगा md थीटा बाय i। और देखो यहां पर इस थीटा से ये थीटा क्या कर गया, कैंसिल आउट हो गए दोनों, ये दोनों थीटा कैंसिल आउट हो गए। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू md बाय i। ओमेगा मैं फिर कहना दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, और आपका m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और v यहां पर मैं लिख देता हूं, v इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर देखो बेटा b है आपका, तो b मैंने क्या लिखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक कौन सा, ये वाला जो मैं यहां अप्लाई किया था, ये जो मैंने आपका मैग्नेटिक डाइपोल था उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपको b दिखाई दे रहा है ना, ये मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, जिसके कारण आपका क्या कर रहा था, आपका जो बार मैग्नेट है वो अपने एक्सिस के अराउंड वाइब्रेट या रोटेट कर रहा था, वाइब्रेट करने का मतलब होगा रोटेट कर रहा था। ठीक है, अब देखो कुछ भी नहीं
करना हमें। ओमेगा की जैसे द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसेक्शन, जो टाइम पीरियड होता है एंगुलर एसेक्शन का वो आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, आप पढ़ चुके थे कि t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट अब आपका जो टोटल मैंने लिखा था ना एंगुलर एसेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल का जो टाइम पीरियड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और मैं रही बात टाइम पीरियड में आपको बता देता हूं, जैसे आपने कोई भी मैग्नेटिक नीडल को रखा है, मैग्नेटिक नीडल को जैसे आप रखोगे तो वो क्या करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन कर लेगी, नॉर्थ टू साउथ बोल के दो। तो देखो वो रोटेट तो कर रही है ना अपने एक्सिस के अराउंड, आप वाइब्रेट भी कह सकते हो। तो हम उसी केस को एसेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल के टर्म में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो बेटा लास्ट में ये जो t का जो एक्सप्रेशन आया है दैट t इज इक्वल टू, ये आपका जो t आया है दिस इज द टाइम पीरियड। क्या आया है, किसका, एंगुलर एसेक्शन का टाइम पीरियड आ चुका है, ये t है जो आपने ये टाइम पीरियड आ चुका है। कुछ भी नहीं करना, यहां पर आ जाओ आप, i आपको पता है क्या है, i m o i जस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m भी दोनों आपको पता है, m क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और b क्या है मैंने दिखाया था ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और m की बात करता हूं मैंने लिखा नहीं होगा, m आपका हो जाएगा मैग्नेटिक में लिख देता हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिवाइज मोड पे भी डाल देता हूं। कोई बार मैग्नेट लिया आपने, बार मैग्नेट लेने के बाद आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, उस बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते ही दोनों नॉर्थ साउथ दोनों पोल्स पर क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस फोर्स के कारण ये अपनी जो मीन पोजीशन है जहां पर फिलहाल ये फ्रीली सस्पेंड था वहां से रोटेट करने की ट्राई करेगा, रोटेट करते हुए मान लो रोटेशन की किस टाइप में करेगा, बी के अलाइन होने की ट्राई करेगा। जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर रहेगा इसके रोटेशन के लिए दैट इज द टॉर्क रहेगा। फिर उसके बाद जब आपका बार मैग्नेट इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा तो सपोज करो उसके बाद हम इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे बाय डी थीटा एंगल, और जैसे आप डी थीटा एंगल से डिस्टर्ब करोगे तो आपका जो बार मैग्नेट है वो रीगेन करने की करेगा कोशिश, दोबारा से अपनी पोजीशन को रीगेन करने की ट्राई करेगा। फिर उसके बाद आपकी सारी जो मैग्नेटिक एक्टिवेशन है वो आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ चुका है, मैग्नेटिक कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस आपको पता है। इसी तरह टाउ की वैल्यू आ गई, टाउ इज इक्वल टू i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, और आपका पूरा कंप्लीट का एक्सप्रेशन आ चुका है। और इसमें द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन t इज इक्वल टू 2 पाई रूट i बाय mv। आई थिंक क्लियर। बेटा देखो प्रीवियस जो आपका लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था आपका करंट कैरिंग लूप को मैंने स्टार्ट किया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। जो आपका करंट कैरिंग लूप होता है ना वो एज ए मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बिहेव करता है, आज आप उसको स्टडी करेंगे। और आपको मैं रिमाइंड करा देता हूं बेटा 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो करंट कैरिंग कंडक्टर का कांसेप्ट। और करंट कैरिंग जो कंडक्टर था वो मैग्नेटिक इफेक्ट को जो प्रोड्यूस कर रहा था उसकी डायरेक्शन को हम फाइंड आउट कैसे कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। लो आगे डिस्कस करते हैं। देखो अभी देखो सबसे पहले करंट कैरिंग लूप समझ रहे हो, आप कह सकते हो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या ओनली लूप बोल सकते हैं आप उसको। कैसे, यहां आपको एक सर्कुलर लूप दिखाई दे रहा होगा, ये कैसे बिहेव करता है सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। इसको अभी भूल जाओ, आप फिलहाल इतना समझो, सपोज करो कि कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ये देखो ये ले लेंगे यहां क्लियर, इसमें कोई आई करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई। ओके, अब जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है जो आई करंट के साथ में फ्लो कर रहा है, तो अगर इस आई करंट के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा अगर उसकी डायरेक्शन को हमें फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए आप सबको पता है कौन सा यूज करेंगे हम रूल, राइट हैंड थंब रूल। आप यूज कर चुके हो पहले राइट हैंड थंब रूल, यहां लिख देता हूं राइट हैंड
होता क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है, कैसे वर्क करता है। देखिए अब सपोज करो जो आपका करंट है वो यहां से एंटर कर रहा है और ऊपर की साइड अपवर्ड डायरेक्शन में स्टेप आउट हो रहा है, निकल रहा है करंट। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, आप राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको डायरेक्शन को फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप अपने जो राइट हैंड है उसको इस वे से पकड़ें, इस वे से होल्ड करें कि जो आपका थंब है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस मान लीजिए ये आपका मार्कर है, सपोज करो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और मैंने इसको इस वे से पकड़ा है, इस वे से होल्ड किया कि जो मेरा थंब है, जो मेरा अंगूठा है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो मेरी कर्व्ड फिंगर है, ये कर्व्ड फिंगर है, ये वाली कर्व्ड फिंगर है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी कर्व्ड फिंगर ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, ये आपका राइट हैंड थंब रूल है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका आई करंट है, जो आपका करंट कैरी करंट सॉरी सर्कुलर लूप है, उसने आई करंट को फ्लो करवा रहा है अपने अंदर से, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड देखो बी, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको साफ दिखाई दे रहा है। जो आपका लूप है, जो आपका लूप है इसके बिल्कुल आउटवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड शो हो रहा है। ठीक है, हमें अब कुछ भी नहीं करना है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझना एक बात। जैसे आप सपोज करो ये आपका स्ट्रेट कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, और मैं इसको कर्व कर देता हूं, मोड़ देता हूं, तो देखिए हम दो पार्ट बनेंगे, ये ऐसे 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 घूमेगा, जैसे ये घूम रहा है। अब मैं अगर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन एंड आपको मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप यहां ध्यान से देखना एक बात, मैंने मान लो यहां पर जो करंट की डायरेक्शन यहां पर तो यहां करंट ऐसे है, ओके, यानी कि ऐसे ये। और अगर मैं यहां पर करंट की बात करता हूं यहां पर, तो यहां से जब करंट कैसे एंटर कर रहा है अंदर की साइड, और यहां पर करंट बाहर की साइड। समझ पा रहे हो बात? यहां जो पार्ट है एक साइड अंदर की साइड एंटी क्लॉकवाइज और दूसरी साइड क्लॉकवाइज आपका करंट एंटर कर रहा है और आउट हो रहा है सर्कुलर लूप से। तो यहां पर अगर आप एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं किसी भी सर्कुलर लूप का, वो छोटा सेगमेंट सपोज करो एक तो ये वाला पार्ट ले लो और एक ये वाला पार्ट ले लो, दो सेगमेंट आप छोटे-छोटे सेगमेंट्स ले लो, तो वहां पर अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो वहां पर जो डायरेक्शन आपके पास आने वाली है, तो वहां पर जो सर्कुलर लूप है आपका दैट विल बिहेव जस्ट लाइक ए टू पोल्स, अपर पोल और नॉर्थ पोल। जैसे कि आप अपर फेस भी कह सकते हैं, लोअर फेस भी कह सकते हैं, एज ए स्मॉल बार मैग्नेट बिहेव करेगा, एज ए स्मॉल बार मैग्नेट। आपको यहां पता है नॉर्थ पोल होता है आउटवर्ड होती है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, साउथ पोल होगा तो इनवर्ड होगी। तो सेम ये दोनों पॉइंट है, मैं इसको नाम दे दूं P एंड Q। तो यहां पर अगर आप वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे, तो जो वैल्यू आएगी, किसी डायरेक्शन की जो वैल्यू आएगी, वो वहां पर आपको दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस आएंगे। आपका जो ये सर्कुलर लूप है इसका जो अपर फेस है दैट विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल, और जो आपका लोअर फेस है, ये वाला लोअर फेस है दैट विल बिहेव लाइक ए साउथ पोल। कहने का मतलब ये है कि जो आपका करंट लूप है यहां पर आपके नॉर्थ और साउथ दो पोल जनरेट हो जाएंगे। क्लियर? यहां से वहां पर अगर नॉर्थ और साउथ दो पोल आए हैं, तो जो आपका नॉर्थ अपर पोल रहेगा इसमें जो डायरेक्शन रहेगी दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, और जो आपका लोअर फेस रहेगा इसमें जो डायरेक्शन की रहेगी वो आपकी रहेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। दोनों पॉइंट्स P और Q एज ए स्मॉल बार मैग्नेट बिहेव करेंगे। तो ये बोल रहा है मैग्नेटिक डाइपोल बोले तो टू पोल्स। हमने यहां पे यही शो करवाना है कि जो आपका करंट लूप है वो एज ए डाइपोल कैसे बिहेव करता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें दो पोल कौन से होते हैं, जो मैंने बता दिया कि आपका अपर फेस है दैट बिहेव लाइक एज ए नॉर्थ पोल, और जो आपका लोअर फेस रहेगा दैट विल बिहेव लाइक ए साउथ पोल। इन अपर फेस the direction will be anti-clockwise and in the lower face direction will be clockwise। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां से कुछ टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो रही है। देखो, अगर मान लो मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करता हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर बात करता हूं, इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता भी है, क्या होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स।
नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो डिस्टेंस होती है वो आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M देगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट यहाँ की बात देखो, अगर मैं करंट की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, if I increase the current, अगर मैं करंट को इंक्रीज करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है क्या इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, if the magnetic field is increasing, then we have already discussed M, capital M will also increase, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है आपकी कि जो आपका I है करंट, जो आपका करंट है that is directly proportional to the magnetic dipole moment, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है that will directly proportional to the current, करंट कहाँ पर, करंट इन ए लूप, ये जो आपका लूप है इसमें जो अगर आप करंट का अमाउंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह सपोज करो ये आपका एरिया की बात करता हूं, अभी आपका लूप का एरिया जस्ट कितना गिवन है आपको, अगर इस लूप के एरिया को बढ़ा कर देता हूं, लार्ज कर देता हूं, जैसे सपोज करो इसका एरिया है ये एरिया का, इसको एक तो आप स्मॉल कर दो और एक आप इसको और थोड़ा सा लार्ज कर दो ऐसे। तो जैसे ही एरिया इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है तो आपको इतना पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स आर आल्सो इंक्रीजिंग, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं देन करंट विल आल्सो इंक्रीज, और आपको पता है करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज आल्सो इंक्रीजिंग। क्लियर कर लो इस बात को। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है, मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 5 देता हूँ कि जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, व्हिच करंट, दैट करंट व्हिच कैरी इन लूप, जो आपका लूप कैरी कर रहा है करंट उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया आपका है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको इक्वेशन नंबर मैं सेकंड बोलता हूँ। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप जैसे कंबाइन करेंगे, इफ वी कंबाइन बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देन व्हाट वी विल गेट, there will be m directly proportional to IA, I is also, आपको पता है I is current and A is the area। अब आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट का साइन है इसको इक्वलिटी के कांस्टेंट के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज K, और K की जो आपको इन ऐसा यूनिट K की जो वैल्यू है दैट इज यूनिट 1 होती है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है K 1। अब कुछ भी नहीं किया, K 1 लिखने के बाद देखिए जैसे यहाँ पर K की वैल्यू 1 पुट करेंगे आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है M that will equal to I into A, I is the current and A is the area, इसके बराबर आ जाएगा। अब कहता है तो ये जस्ट आपका एक्सप्रेशन आया है किसके लिए, ये आपका है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जस्ट किसका, करंट कैरिंग लूप का आपका आ चुका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब एक बात बोलता है ये कि अगर यहाँ पर मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स हो, n में आपके 1 2 3 अप टू सो आ जाएंगे, अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो आप इसकी जो वैल्यू होगा, इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन डेरिवेशन का जो आएगा उसको आप कैसे लिखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m I ऑलरेडी आ चुका है, तो हम क्या करेंगे इसको ही n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लो जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको क्या जाएगा m n I A, यहाँ पर n क्या है नंबर ऑफ टर्न, मैं फिर बता रहा हूँ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है n के, अगर आप नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है आपकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल आल्सो इंक्रीज, क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट को इंक्रीज करेंगे देन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज आल्सो इंक्रीज, सिमिलरली आपका एरिया इंक्रीज होते ही आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। इसको क्लियर कर लें यहाँ पर। अब अगर मैं बात यहाँ पर ऐसा यूनिट भी करता हूँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, एक बात और यहाँ पर मैंने एरिया वेक्टर लिया डायरेक्शन को शो करने के लिए, n नंबर ऑफ टर्न जैसे है तो हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लाए तो यहाँ आपका एरिया वेक्टर से इसको हमने शो कर दिया है। ऐसा यूनिट आ जाओ, ऐसा यूनिट क्या होगी आपका करंट है, करंट की यूनिट एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन करंट कैरिंग लूप के केस में आपकी क्या आ गई
स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर आपकी यूनिट आ चुकी है। अब देखो अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन और बनता है, इफ देयर इज a question like define 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर को आप डिफाइन कीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो कैसे करेंगे 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर को डिफाइन? कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट अब यहाँ पे बात हो रही है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया है, n नंबर ऑफ टर्न आया है, I इज द करंट एंड A इज द एरिया। कुछ भी नहीं करना है, n नंबर ऑफ टर्न है ना 1 ले लो। अगर इसकी डेफिनेशन आपको यहीं से निकालनी हो तो 1 ले लो सिंगल, करंट 1 एम्पियर ले लो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लो। अगर आपके पास कोई सोलेनोइड है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई करंट कैरिंग लूप है दैट हैव 1 नंबर ऑफ टर्न एंड इट आल्सो हैव 1 एम्पियर करंट एज वेल एज 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है, उस टाइम पर जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा ना वो जो डिफाइन करेगा दैट इज 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, वैसे भी आई थिंक इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था नहीं, फिर भी अगर कोई डाउट होगा